पूरी हमने अभी सदन भी को बुलंद आवाज में सबके लिए तालियां बजाई। बहुत बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया। और अब मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। आज के द्वितीय सत्र को आप शुरुआत करें जी। जी, आदरणीय दीदी जी, धन्यवाद। सदन के आदरणीय सदस्यों को पुनः नमन। और आज पुनः हम आदरणीय राम कृपाल पटेल जी की योग कक्षा में सम्मिलित हुए और मातेश्वरी की प्रांगण से दोनों राम लक्ष्मणों के दर्शन हुए। पुनः नमन आपको। और द्वितीय सत्र में हम छतरपुर से हिमाचल पहुंचते हैं और हिमाचल के कुल्लू से जुड़े हुए हैं आदरणीय ठाकुरदास जी। एक पहाड़ी किसान हैं, सेब उत्पादक किसान हैं, फलों के उत्पादक किसान हैं और छोटी-छोटी फसलें वो लेते हैं। बरसात का मौसम वैसे शुरू होने को है, लेकिन वहाँ पे आपके गाँव की भौगोलिक स्थिति को दर्शाते हुए, नाम बताते हुए और इस समय क्या कृषि परिस्थिति है, क्या व्यवधान अभी आ रहे हैं और उसके समाधान आप कैसे निकाल रहे हैं, इसी पर चर्चा है। तो आदरणीय सभी सदस्यों के माध्यम से हम पहुंचते हैं कुल्लू और आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय ठाकुरदास सर। सबसे पहले मेरा योगाहार के कार्यक्रम के सभी बंधुओं को मेरा एक बार नमन। और उससे पहले आदरणीय पद्मश्री सुभाष पालेकर जी का 75वां जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और दीर्घायु हो, यही कामना करता हूँ। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड की तरह और पूरा हिमाचल प्रदेश अधिकतर बागवानी पर आधारित है और पहाड़ी राज्य होने के साथ साथ यहाँ बागवानी और कृषि में बहुत सारी समस्या हैं। मानसून लगभग सभी जगह पहुंच गया है। खेद है कि हमारे यहाँ अभी तक 3 जून से बारिश नहीं आई। आज भी बादल है मगर बारिश आने की कोई संभावना नहीं है। इसी संदर्भ में हमारी बागवानी में लगभग 20 दिन का फर्क आ गया है। हमारी सेब की फ्लावरिंग, पलम की फ्लावरिंग, नाशपाती की फ्लावरिंग 16-17 दिन बाद आई, नमी की वजह से ही। जो भी अभी फल लगे हैं
वो नमी के कारण ही आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैं उससे पहले एक अपने जिले का थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ आपको। कुल्लू जनपद में हमारे 5 ब्लॉक है। यहाँ कुल कृषक जो है 67,908 है। मेरे कुल्लू जिला की आबादी 4,37,903। कुल क्षेत्रफल यहाँ कुल्लू जिले का 5,503 वर्ग मीटर है। यहाँ की कृषि योग्य भूमि 36,224 हेक्टेयर है। ये तो एक हमारे जिले का मोटा मोटा खाका है। एक थोड़ा सा परिचय प्राकृतिक खेती के संदर्भ में थोड़ा सा दर्शाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा ही वक्त लूंगा। प्राकृतिक खेती के संचालन के लिए 4 स्तंभ होते हैं: जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, बाष्पा, भूमि के अंदर वायु प्रवाह नहीं। फिर 4 ही सिद्धांत होते हैं। सह फसलें, मेंढे, कतारें, स्थानीय केंचुओं की गतिविधियां और गोबर। जहां जहां प्राकृतिक खेती हो रही है, रासायनिक खेती के बजाय प्राकृतिक खेती में सूखे का उतना प्रभाव कम रहता है, क्योंकि ये जो भी हम डाल रहे हैं उसका अपघटन जो है धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता है। रासायनिक की अपेक्षा रासायनिक में खाद डालेंगे तो एकदम प्रभाव डालेगा या सुखा देगा, नमी नमी ना हो तो या बिल्कुल मार देगा पौधे को। आज के समय में हमारे यहाँ भी आषाढ़ के 8-10 दिन बाद, संक्रांत के 8-10 दिन बाद बरसात शुरू हो जाती थी। और यहाँ नमी का अभाव नहीं होता था। आज हम देख रहे हैं संक्रांत, सावन आने वाला है मगर बारिशें नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है जंगलों का कटान, अंधाधुंध रसायन का प्रयोग और खादों का ज्यादा प्रचलन। हमें इस मौसम को समझना होगा। हम देख रहे हैं जब हमें बारिश चाहिए थी तब बारिश नहीं हो रही है। नहीं चाहिए तो इतनी ज्यादा हो रही तो पिछले साल की तरह आपदा। हमें कुछ समझना चाहिए। हमें फसलों का चयन भी इसी तरह करना चाहिए।
बागवानी में भी हमें किस्मों का बदलाव करना पड़ेगा, अन्यथा ये गुजारा नहीं होने वाला है। हम 40 या 50 वर्ष पहले चले जाते हैं, समय से बारिश हो जाती थी, खेती में फसलें इस तरह की होती थी, ज्यादा नमी की जरूरत ही नहीं होती थी। मोटे अनाज हम अप्रैल में यहाँ मिलेट जितने भी है, मैं यहाँ की भाषा में कहूँगा, काठू, कोदरा, काउनी, फिंगर मिलेट और फॉक्सटेल मिलेट इत्यादि तो हम लगाते थे यहाँ। मैं तो आज भी लगा रहा हूँ। तो उसमें किसी प्रकार की ना खादों का प्रयोग होता है, ना होता था, और उसमें फसलें भी बहुत अच्छी आती थी। आज ये फसलें विलुप्त है। हमारे पोते हो जाएंगे, उनको तो नाम तक याद नहीं होगा, उनको पता नहीं लगेगा बोल क्या रहे हैं। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में हमने मिलेट का एक स्टॉल लगाया था। बहुत सारे लोग आते थे, पूछते थे क्या हमें आप इनका दाना दिखाओगे, जो आप खिला रहे हैं इनका दाना भी खिलाओगे, दिखाओगे आप। तो हमने एक डेमोस्ट्रेशन के तौर पर वहाँ रखा था कि लोग आए और देखें ये चीज हो। आज के जो बच्चे कल का सब कुछ कर्णधार वही है। खेद है हम उन लोगों को सही दिशा की तरफ नहीं ले जा रहे। जैसे हमारी जो फूड चेन है एक विघटन की ओर है। हम थुक्को मम्मो तो खा रहे हैं, खिला रहे बच्चों को, मिलेट क्यों नहीं। ये अनाज ही नहीं है, ये औषधि भी है। अगर इन चीजों को हम लेते रहें, रफ्तार सही हो, निसंदेह वो भी पिछले बुजुर्गों के तरह 100 से ऊपर साल जिएंगे। हमारे यहाँ अभी भी 100 साल का आदमी है, 100 क्रॉस है मेरे गांव में, चलते फिरते ठीक। मेरे ससुर जी 90 वर्ष के आसपास हैं, खेत में जाते हैं, काम करते हैं, हल्का फुल्का आ जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, उन लोगों की फूड चेन सही है, ठीक है।
तभी वो लंबी आयु जी रहे और स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। हाँ जी, निश्चित ही आपने आपने एक एक दर्पण के रूप में दिखाया है हिमाचल की जो कृषि परिस्थिति है और खासकर कुल्लू जनपद की, और लगभग पहाड़ी जनपदों में यही हो रहा है। और ये भी उसका समाधान भी यही है कि हम अपने जो प्रकृति के आधार पर जो चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, वो खेती की ही सही, उसके आधार पर अगर जो लोग आगे बढ़े हैं वो स्वस्थ भी रहे हैं, और अगर हम खेतों को भी अपनी कृषि को भी आगे बढ़ाएंगे तो वो भी स्वस्थ रहेंगी। इसी में समाधान है। हालांकि हर वर्ष जब गर्मियां आती हैं तो पूरी कृषि जगत से लेकर के और पूरे देश और दुनिया की चिंता बढ़ जाती है, पानी की और क्लाइमेट चेंज की चिंता और बढ़ जाती है। लेकिन आपने दर्शाया है कि समय पर बारिश ना आना और जब नहीं चाहिए तो बाढ़ बाढ़ का आ जाना। पिछली बार भी आपने जब आए थे आपने बताया था योगाहार के इस मंच पर कि किस तरह से हिमाचल की अलग अलग हिस्सों में बाढ़ से लोग प्रभावित हुए हैं। अब सीधे आपके खेत पर हम चलें तो आप परसिमन उगाते हैं, आप सेब उगाते हैं, तो इस समय फलन की फूल और फलों की क्या स्थिति है ये बताइएगा आप। इस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में फलों की स्थिति जो है नाजुक है। 20,000 जो पेटी है वो कम होने की अनुमान है। फसलें बहुत कम हैं। कारण हमारी ठंड के दिनों में बर्फ ना आना और उसके बाद भी नमी का ना होना। हमें कुछ मैं अपने खेत में देखता हूँ, मेरे खेत में परसिमन लगभग पिछले साल के अपेक्षा कुछ ज़्यादा है। सेब तो ही है, पिछले साल नहीं था, इस साल बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि अगर मेरा प्रदेश, मेरा जनपद, मेरा गांव, मेरा समाज अगर केमिकल से या केमिकल बहुत कम करें, हो सकता है कि ये हमारी समस्या का समाधान है। फसलें अच्छी आएगी, अगर नहीं भी आती है तो खर्चा कम हो जाएगा। बात वहीं बैठ गई। तो जो फसलों की लागत है वो कम हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट वो जो नेट हो जाएगा। दूसरी बात, हमें बागवानी के बीच में कुछ ऐसी फसलों का चयन करना होगा जिससे वहाँ नमी बरकरार रहे और फायदा भी हो। मेरे खेत यहाँ से लगभग थोड़ा सा दूर है, जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त। हमारे खास करके कुल्लू जिला में एक खेत यहाँ होता है, एक कहीं और जगह होता है। तो मैं ये कहने जा रहा था, मैंने सेब के बीच में स्ट्रॉबेरियाँ लगाई है। उसका पत्ता थोड़ा वो एक झाड़ी नुमा होता है पौधा, और नीचे उसके नीचे नमी बरकरार रहती है। पत्ता आच्छादन के रूप में होता है, उसे नीचे नमी बनी रहती है, हमें फसल भी मिल जाती है और ऊपर नमी मिल जाती है। हमें स्ट्रॉबेरी का भी पैसा मिल जाता है। इसी साल मैंने थोड़ा सा जगह में कितनी 15 दूने 30-31 किलो के आसपास स्ट्रॉबेरी निकाली थी और 400 रुपये इसी लेंटर में मैं बेची थी।
इसी लेंटर में बैठा करके मेरे पास गाहक खुद आए थे, सोशल मीडिया में लोड की थी, वह यहाँ गाहक यहीं पहुंच गए थे, 400 रुपये घर में। हमें कौन संभाला है? हमने जमीन को ढके रखा, नमी बरकरार रखी, तभी सेब की फसल इस पर बाकी की अपेक्षा मेरी ठीक है। वजह यही है, छोटी छोटी चीजों को हम कुछ ध्यान में नहीं रखते हैं। वो होती छोटी, वो आगे जाकर के बहुत बड़ी वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। इसके अलावा एक ये पहाड़ी को चालू होता है एक यहाँ, अगर उसको बीजे, उसका पत्ता बड़ा होता है, नीचे वो नमी बनी रहती है। और कचालू भी यहाँ 40 रुपए से ऊपर किलो बिकता है घर में ही, उसकी डिमांड ही बहुत ज्यादा है। हमें कुछ ऐसे फसलों का चयन करना होगा जिसमें कम नमी की जरूरत हो, उससे फसल वो फायदा तो हो और दूसरी फसल के लिए फायदा हो। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा। जी। और असल में आदरणीय ठाकुर दास जी ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, पानी की व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं होती हैं जैसे मैदानी क्षेत्रों वो में देखो होती ना, हैं। पूरा पूरा इलाका ड्राई एरिया है, देखो दिख रहा होगा आपको। यहाँ कोई पानी की कोई संभावना नहीं है, दूर तक नहीं दिख रहा, नदी नाले वो सब सूखे पड़े। और जब नदी नाले सूखे हो जाएं और हमारे खेत सूखे की मार झेल रहे हों, ऐसे में आपका कहना है कि ऐसी फसलों का चयन किया जाए जो कि खेत में नमी बरकरार रखें। और मुझे जी आश्चर्य हो रहा था ये सुन करके कि जब आप कह रहे थे कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आपकी सेब और परसिमन की फसल अच्छी हुई है, तो मैं पूछने वाला था ऐसे कैसे, लेकिन आपने बताया कि आपने स्ट्रॉबेरी और कुचालू इन सब्जियों का इन वनस्पतियों का आच्छादन किया है अपने खेत में, और इससे आप धनार्जन भी करते हैं और आपकी जो मुख्य फसल है वो भी बची रहती है। अब यहाँ पे एक बात और है कि जो दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में बात हो रही है कि जंगलों में जंगल सूखे हो रहे हैं बिना पानी के, और वहाँ पे जो जंगली फल होते हैं वो भी उनका उत्पादन भी ज्यादा नहीं हो रहा है, जिस कारण वहाँ के जो पशु हैं तो वो खेतों की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में आप अपने खेतों की रक्षा कैसे कर रहे हैं? देखिए जी, प्रकृति का नियम है, अगर हम आपका घर उजाड़ रहे हैं, निस्संदेह वो हमें उजाड़ेंगे। हमने जंगली जानवरों का घर उजाड़ दिए, वहाँ खेत बना दिए जंगल में ही, नाजायज इंक्रोचमेंट है, कई बातें हैं, आग लगा रहे हैं या दूसरी और व्याधियाँ कमा रहे हैं, वो हमें उजाड़ेंगे। पेट सब ने पालना है, सब आएंगे खेत की तरफ, सब उजाड़ेंगे वो। उनने भी तो जीना है, उनको भी जीने का हक है। तो हमारे यहाँ बंदर के सिवाय और नहीं होता है। बंदर होते हैं ज़्यादा यहाँ, निचले इलाके में सूअर, नीलगाय वगैरह भी है, मगर लो बेल्ट में, हमारे इधर नहीं है। मेरे मेरे जिले में पूरे जिले में इस तरह का सिवाय बंदर के और वो नहीं है। और बंदर का भी हमारा ऐसा है कि वो भगाने ही पड़ते हैं, उनके लिए तो पहरा देना ही होगा, वो कोई चारा नहीं। हाँ, एक बात मैंने प्रयोग में देखी, जहाँ गौमूत्र की ये स्प्रे की है, अगर हम अपनी मेंढों या बाढ़ के आसपास उसकी स्प्रे कर दी जाए, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको मुश्क लग जाती है उसकी, वो समझता कुछ गड़बड़ है, नहीं आता वहाँ।
कुछ ऐसा पाया गया है। अ, वैसे तो जीने का हक उसको उसको भी है, खाना तो है भाई, वो उसके जंगल तो खत्म होते जा रहे हैं। हाल में ये देखो जंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ जंगल के बीच में ही खेत बने हैं। यहाँ तो थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ से ऊपर खेत खेत है, वहां देखो ऊपर वो जंगल के बीच में घर है। मेरे कहने का तात्पर्य है, हम उनके घर को उजाड़ रहे हैं, वो हमें भी उजाड़ेंगे, वो उनका हक है। जी, निश्चित ही बात है कि हमने अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, अन्य जंतुओं का घर उजाड़ा, तो वो तो हमारी तरफ ही आएंगे और बल्कि हमारे घरों में घुस जाएंगे, ये बात निश्चित है। और अभी आदरणीय सदस्य जो उपस्थित हैं युगार के मंच पे, कुछ देर बाद आपसे वार्तालाप भी करेंगे। वो वार्तालाप करेंगे कि किस तरह से परिसीमन और किस तरह से सेब की उपज इसमें होने वाली है और पहुंचने वाली है, अगर लोगों की डिमांड होती है वहां तक। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक, क्योंकि अभी आपने घर का जो दृश्य दिखाया है, जब पिछली बार आप घर का दृश्य दिखाते थे तो घर का दृश्य अलग होता था, इस समय आपने घर का दृश्य अलग हाँ दिखाया है, हाँ तो जी, आप इस बारे में अवश्य ऐसा है, बताइएगा। ऐसा है। मेरा घर यहाँ से थोड़ा सा आगे है। जो पुराना घर हमारा वो थोड़ा आगे है, वहाँ मैं रहता हूँ, वहीं अभी भी वहीं रहता हूँ। आज मैं इसलिए आया, मैं वो फ्लैश का गड्ढा बनाया, वहाँ लेंटर पड़ा है, मैं उसको पानी देने आता हूँ डेली। वो घर यहाँ, ये पार दिख रहा है देखो लेंटर, यहाँ से तो ये बीच में ये वृक्ष है, ये वृक्ष से पीछे है नया घर बनाया है मैंने। ये तो मैं किराए पर रह रहा हूँ यहाँ, जहाँ मैं अभी बैठा हूँ। और ये जो बड़ा वृक्ष देख, हाँ यहाँ जी, से लगता आगे है मेरी थोड़ा। जमीन है, तो जी यहाँ मैंने जी। नया घर बनाया लकड़ का, कच्चा मकान है। तो वह उस घर में मुझे ये मजा आता है कि गर्मी में गर्मी नहीं आती है, सर्दी में सर्दी नहीं लगती है। हम तंदूर लगाते हैं, बड़े शौक से बैठते हैं। कोई मेहमान भी आए तो बड़े चाव से हम बैठते हैं। ये पक्के जी मकानों में कुछ मजा नहीं आता है। तो जंगल का अभाव, लकड़ी का अभाव करके ही पक्के मकान बन रही है। हाँ, जहाँ तक मेरी स्ट्रेटेजी है, यहाँ लकड़ी हम रह जाए। एक दिन वक्त आएगा ऐसा कि मुर्दा जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं मिलेगी। यहाँ शहरों में ऐसा ही है। हमारे तो यहाँ अर्थी ले जाते हैं तो जंगल से ही लकड़ी काटते हैं और शमशान तक ले जाते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ घर से ले जानी पड़ेगी और दूसरा बंदोबस्त करना पड़ेगा, या बिजली से जलाने पड़ेंगे मुर्दे। ऐसा वक्त आएगा। तो हम समझते हैं कि ये जंगल कुछ बचा रहे और बहुत कम लकड़ी लगे। जी, समय काल परिस्थिति के अनुसार मनुष्य आगे बढ़ता है, और आपने भी वही उपाय अपनाया है कि जब धीरे धीरे जंगल कम हो रहे हैं, लकड़ियां कम हो रही हैं, तो लकड़ी के घर से अब सीमेंट के घर में आए हैं। लेकिन बात वही होती है कि आप, जैसे आपका कहना ही है कि वो घर जिसमें सर्दी में सर्दी ना लगे और गर्मी में गर्मी ना लगे, आप अब ऐसे घर में आ रहे हैं जहाँ गर्मी में खूब गर्मी हो और सर्दी में खूब सर्दी हो। तो लेकिन ये भी अच्छी पहल है कि जंगल न कटें, पेड़ न कटें, उनको बचाने के लिए आप वापस लौटे हैं। और आने वाले 10-20 साल में जो पेड़ आप बचाएंगे वो फिर से जंगल भर पूरे हरे भरे हो जाएंगे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और मैं असल में गांव में घर की बात इसलिए कर रहा था कि हमारे योगहार के आदरणीय सदस्य लालायित होते हैं इस तरह की सुदूरवर्ती गांवों में, और वहाँ की जो घर है वहाँ के रीति रिवाजों से वो लालायित रहते हैं वहाँ पे आने के लिए। तो ये भी कभी मौका मिलेगा किन्हीं सदस्यों को तो वो आपके घर तक पहुंचेंगे और वहाँ की कल्चर, अभी आपने कुल्लू के मेले की, जो अंतर्राष्ट्रीय मेला संपन्न हुआ पिछली बार, तो उसकी बात कही। और जो ये भव्य मेला होता है, पूरे विश्व के देश के जो सदस्य होते हैं वहाँ पहुँचते हैं, आनंद लेते हैं इस पहाड़ी क्षेत्र में और वहाँ की कृषि की, वहाँ की संस्कृति की। तो ऐसा कृषि और संस्कृति का जो
जो रसास्वादन है, जो जो दृश्यों का जो आनंद है हम सभी लें, ऐसी भी मन में आकांक्षा जगती है और भाव उठते हैं कि कभी हम आए कुल्लू और ऐसे मेलों में सम्मिलित हों। और स्वागत है सभी सभी सदस्यों का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा जो आने वाला अक्टूबर में होगा, सारी पूरे भारत में दशहरा खत्म हो जाता है और कुल्लू का दशहरा शुरू हो जाता है। यानी विजयदशमी के शुरू हो जाता है। विजयदशमी में सब जगह दशहरा खत्म हो जाता है। कुल्लू दशहरा तब आरंभ होता है। हफ्ता दिन चला रहता है। ये हफ्ता दिन ही नहीं बल्कि दिवाली तक ये चला रहता है। विजयदशमी से दिवाली तक चला रहता है। दुकानें लगी रहती है, वो नहीं हटती है। तो स्वागत है आप सभी का आने वाले दशहरे के लिए। मैं आमंत्रित करता हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप आए और दशहरे का आनंद लें, वहाँ की संस्कृति, यहाँ की संस्कृति को देखें, परखें और उसका आनंद लें। जी जी अवश्य ही। और हर मौसम की अलग अलग महत्ता होती है, हर मौसम अलग अलग महत्व का होता है। और हो सकता है हम जब दशहरे में आए तो तब तक आम और परसिमन खेतों से मार्केट में चला जाए। तो उस समय क्या क्या, मेरे ख्याल से उस समय तो फसलें कम रहती होंगी खेत में। नहीं, ये परसिमन उस वक्त खड़ा रहता है अक्टूबर में, ये नहीं सितंबर से चलता है, दिसंबर तक रहता है पेड़ में ही। जी, तो इन्हीं बातों को लेकर के तो खत्म हो जाता है। जी, इन्हीं बातों को लेकर के कि अगर हम अभी उस दृश्य को वापस देखें मन की आंखों से कि आदरणीय ठाकुरदास जी के जो खेत के बगीचे हैं, जो कि कुछ अगले एक महीने बाद सेब से लदे होंगे और आने वाले समय में परसिमन से लदे होंगे। और आदरणीय पवन कुमार सर भी जो उन्होंने किया है। और तो मैं पुनः आदरणीय सदस्यों से ये बताना चाहता हूँ, आज हमारे योगाहार की सदस्य जो कि कुल्लू हिमाचल प्रदेश से हैं, आदरणीय ठाकुरदास जी योगाहार के मंच पर अपनी खेती पाती और अपने खेती परिस्थिति और क्या परिस्थिति आज के दिन पर है, उसके समाधान क्या है, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने वार्ता रखी है और सभी आदरणीय सदस्यों से आग्रह किया है कि वो आने वाले समय में जो दशहरा है, कुल्लू दशहरा, तो वहाँ मेले में उपस्थित हों, ऐसे उन्होंने आह्वान किया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग उस मेले में आते हैं, हमारे योगाहार के सदस्य भी वहाँ पे आए। इन्हीं बातों के साथ उन्होंने कहा है कि अब जो जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं और जंगलों से जो पशु हैं, वो खासकर बंदर खेतों में, उनकी जो आवाजाही ज़्यादा बढ़ने लगी है। लोगों ने पहाड़ों में लकड़ी कम होने की वजह से लकड़ी के मकानों की जगह सीमेंट के मकान बनाने शुरू किए हैं। इस आश में कि आने वाले समय में हम फिर से अपने जंगलों को हरा भरा करेंगे और इस आबो हवा की फिर से वापसी होगी। और आदरणीय ठाकुरदास जी ने, जबकि हिमाचल में या पहाड़ी राज्यों में इसमें वर्षा नहीं हो रही है और जो सेब और परसिमन की जो खेती है वो सूख रही है, लेकिन उन्होंने उसमें मल्चिंग करके और जो मल्च वाली फसलें बो करके अपने मुख्य फसलों को यथावत रखा है और भरपूर उनकी फसलें आई हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं पहुंचना चाहता हूं हरिद्वार। आदरणीय पवन कुमार सर से निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात और मार्गदर्शन रखिएगा आज की वार्ता पर। जी, ओम नमस्कार सभी को। आज के मुख्य वक्ता, बहुत दिनों बाद आज उनकी उपस्थिति दर्ज हुई है, ठाकुरदास जी का, उनका भी अभिनंदन, स्वागत। और इतना, जब ये मौसम पहाड़ में पहले ये कहते थे कि जब मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो लोग पहाड़ों की तरफ रुख करना पसंद करते थे, लेकिन इसको हम देख रहे हैं कि एक ऐसी भी स्थिति आ रही है कि बहुत सारा
पहाड़ की तरफ जाने पर भी बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर संसाधनों का जो है समस्या पैदा हो गई है, चाहे वो पानी के संसाधन हो, चाहे वो रहने के संसाधन हो। और इसका एक बड़ा दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस बार कुछ क्षेत्रों में जहाँ बरसात नहीं हुई और जहाँ सैलानी जरूरत से ज्यादा मात्रा में पहुंच गए, तो वहां पर उनके रहने की, खाने की, पानी की मुख्यतः समस्या देखने को मिली, लंबे लंबे जाम देखने को मिले और बहुत सारी अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। तो कुल मिलाकर के तो पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों में इस तरह की जो पहले अवधारणा थी कि पहाड़ में चले जाएंगे तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन अब वो जो है वो अवधारणा भी जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम प्रगति आगे कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ न कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। मैं आज ठाकुरदास जी का वो नहीं सुन पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आपने भी कुछ चीजें ऐसी जो पीड़ादायक हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, जानवरों का नुकसान बहुत समय से हो रहा है, और यहाँ तक कि जो सेब की फसलें हैं उसके बारे में बातचीत हो रही थी, उसको भी लोग कई जगह पर मैंने देखा, पहले भी सुनने में आया था कि पर्वतीय क्षेत्र पे बहुत सारी जगह पर जहाँ जंगल नहीं थे वहां पर उन्होंने सेब के बदले कुछ और चीजें लगाने का प्रयास किया। उसमें कुछ आंशिक सफलता भी मिली और सब्जियां भी लगाई, लेकिन उसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिले। और मैंने कुल्लू की एक स्टडी पहले कई साल पहले सुनी थी, पढ़ी थी, जिसमें यह था कि सेब की जहाँ सेब होता था वहां सेब नहीं हो रहा, तो वहां सब्जियां लगाना शुरू किया लोगों ने, और इन सब्जियों की वजह से बहुत सारे केमिकल का उपयोग करना शुरू किया, बहुत सारे पेस्टिसाइड उपयोग करना शुरू किया, तो कुल मिलाकर के मिट्टी का भी ह्रास हुआ। और क्योंकि सब्जी एक ऐसा काम था जहाँ महिलाओं को ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता थी, तो महिलाओं की भी जो दिनचर्या है उसमें बदलाव आया, उनको श्रम करने में और ज्यादा मेहनत हो गई, पैसे तो मिले लेकिन ऐसे भी दुष्प्रभाव देखने को मिले। तो बहुत मुझे नहीं कहा है, मैं लोगों के बहुत सारे प्रश्न भी होंगे आज उसमें, तो उस क्रम में आज अभिनंदन करते हुए वापस ठाकुरदास जी का इस मंच पर आपका स्वागत है। और ऐसे ही निरंतर हम बनते रहें और आने वाले समय पर जब भी मौका मिलेगा तो जरूर मिलेंगे, कुल्लू दशहरा हो, कोई और अवसर हो, जब भी अवसर होगा तो जरूर भगवान की जब इच्छा होगी तब जरूर मिलेंगे। जी धन्यवाद। ओम। जी, जी, धन्यवाद सर। और आने वाले समय में अवश्य मुलाकात होगी ही। ये जो ऑनलाइन मुलाकात हर दिन हो, इन बातों के साथ आदरणीय पवन सर ने अपनी बात रखी है। और इसी क्रम में मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वो हमारे आज की वक्ता आदरणीय ठाकुरदास जी से वार्तालाप करना चाहें, अपना हैंड रेज कर दीजिएगा और फिर उससे सहूलियत होती है, क्योंकि जैसे हमें समय का भी सदुपयोग हो जाएगा। और जब तक आदरणीय सदस्य अपना हैंड रेज करते हैं तब तक मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आप वार्तालाप करें। जी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आज प्रसन्नता हुई और ऐसे लग रहा था कुल्लू मनाली से हमारे आदरणीय ठाकुरदास जी बहुत दिनों के बाद ये बाहर कार्यक्रम में पधारे और इनका बिल्कुल स्पष्टीकरण रहता है, जो भी यथार्थ होता है उन्होंने आज परिस्थिति बताई है वहाँ की कि अभी पानी नहीं बरसा है। इधर मध्य प्रदेश में बारिश होने लगी है और मैं चाहूँगा कि हमारे कुल्लू मनाली में भी वर्षा हो ताकि हमारा सेब की जो फसल है वो अच्छी लहराए। और आदरणीय ठाकुरदास जी ने जो आमंत्रण युगाहर परिवार को दिया है, मैं चाहूँगा कि उसका भी हम सब लोग आनंद उठाएं। और कुल्लू मनाली में लगभग सभी देश के और विदेश के सैलानी वहाँ जाते हैं, प्राकृतिक सुंदरता का अवलोकन करते हैं, आनंद लेते हैं और वो आनंद हमारे आदरणीय ठाकुरदास जी हमेशा ले रहे हैं। और उनका चेहरा और सब बताता है, उनका स्वास्थ्य। और बीच में जो अभी बीच में आपदा आई थी उस समय भी आदरणीय ठाकुरदास जी ने चर्चा की थी। तो हम देश भर के किसान भाई आपस में एक दूसरे की प्रकृति और उसकी समस्या से अवगत होते हैं। अगर किसी भाई किसान भाई का कोई सवाल हो, कोई पूछना चाहते हैं ठाकुरदास जी से, तो सादर आमंत्रित हैं। वो जैसा आदरणीय दिनेश जी ने कहा है
कि आप हैंड रेज कर दें या आज हैंड रेज कर देंगे तो उनको हम आमंत्रित कर लेंगे, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। और मैं तो मध्य प्रदेश की धरती से युगाहर परिवार की ओर से आदरणीय ठाकुरदास जी को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपके इसी प्रकार से पूर्ण स्वस्थ रहने की प्रार्थना करता हूं। और मैं चाहता हूं कि वहाँ शीघ्र वर्षा हो, हमारे किसान खूब समृद्ध बने, खुशहाल बने। इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। हाँ जी जी सर, आपकी जो शुभकामनाएं हैं भगवान इंद्रदेव तक अवश्य पहुँचे और ऐसी बारिश हो कि हमारे खेत खुश हो जाएं, हमारी फसलें लहलहाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं आदरणीय रंजना दीदी के पास पहुँचता हूँ, वो अपनी बात रखें। जी धन्यवाद दिनेश भैया। और आज की हमारी योग कक्षा सुंदर रही, और इसी के साथ आज हमारे बीच में कुल्लू मनाली से ठाकुरदास जी सेब की खेती बहुत, और स्ट्रॉबेरी की बहुत अच्छे से उन्होंने बताया और मार्गदर्शन किया। बस मेरा तो कोई सवाल नहीं है, मगर एक ही प्रश्न था, एक ही प्रश्न नहीं, एक बात पूछनी थी। और जो कि योगाहार उत्सव हमें लगा था कि हमारे ठाकुरदास जी जब हमारा योगाहार उत्सव 3 साल पूरे होने के बाद हमने हरिद्वार में मनाया, तो मुझे लगता था, हमें सबको लगता था कि आप वहाँ पर आ जाएँगे और सबको अपने यहाँ के हिमाचल से कुछ सेब वगैरह लाएँगे, तो बढ़िया होता था। हमने थोड़ा-सा आनंद लेना था हमें सेब आपके यहाँ के कैसे है प्राकृतिक जैविक आप सेब उगाते हैं और बढ़िया मार्केटिंग होती है, तो हमें थोड़ा-सा लगता था कि आप आ जाते तो अच्छा हो जाता। तो सबको आपके सेब का आनंद मिलता था खाने का। बस एक यही थी आस कि आप आ जाते तो बढ़िया हो जाता। मेरा दुर्भाग्य रहा जी, मैं नहीं आ पाया किन्हीं कारणवश। हाँ, आने वाले वक्त में जब भी मौका मिलेगा मैं निस्संदेह कहीं भी आ जाऊंगा। धन्यवाद। जी, अवश्य ही। और जब हिमाचल का आमंत्रण हो और कुल्लू की बात हो, सेब की बात हो, कुल मिलाकर हिमाचल की बात हो, तो आदरणीय विनोद कुमार भट्ट जी, जिनका बचपन वहाँ बीता है, उनकी बात ना हो और आदरणीय ठाकुरदास जी से उनका वार्तालाप हो, ऐसा मन में भाव है और ऐसा निवेदन है। आदरणीय भट्ट सर। हाँ, शायद मेरी आवाज वैसी नहीं पहुंच रही है जैसी अभी बारिश नहीं पहुंच रही है। नहीं हो, शायद डॉक्टर विनोद भट्ट जी एक्सरसाइज और वो करते रहते हैं और सुनते रहते हैं। जी जी। और तो हाँ, तो वो अपने जो योग ध्यान में हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और हम पुनः उन्हें सुनेंगे, बाद में सुनेंगे। तो जब तक उन तक आवाज़ पहुँचे, उनसे पहले मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय सर तक पहुँचता हूँ कि अगर आप तक आवाज़ पहुँचे तो आप वार्तालाप रख सकें। जी। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। सबसे पहले तो मैं उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और आज के मुख्य वक्ता जैसा कि हमारी आदरणीय बहन जी ने कहा कि सेव नहीं हम लोग खा पाए, लेकिन मुझे लगता है कि समय समय पर सेव दिखा करके खिलाते रहते हैं, ऑनलाइन ही खिलाते रहते हैं। और आज सबसे बड़ी बात उन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में मुख्य बातें बताई, और उन्होंने बताया कि देखिए किस तरह से वो प्राकृतिक खेती में अपने को समर्पित किए हुए हैं। तो इस बार सेब की जो पैदावार है वो कम होने वाली है,
लेकिन उस हिसाब से चूंकि उन्होंने अपनी व्यवस्था को बदल लिया है तो उनका ठीक ठाक होने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आप इस सब्जेक्ट में भी इकोसिस्टम के बारे में लिखा है और प्राकृतिक खेती में पूरा इकोसिस्टम पर एक चैप्टर होता है, इकोसिस्टम ही पर ही आधारित होता है। तो आज हमारे मुख्य वक्ता ने बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में बताया। कोई विशेष क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसी तरह से समय समय पर आते रहें और हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के बारे में, सेब की खेती के बारे में और बागवानी के बारे में अपना कुछ नया नया जो भी अनुभव प्राप्त हो रहा है उसको बताते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और आपने बताया कि वो ऑनलाइन जो सेब है उसका हम आंखों से तो उसका स्वाद ले सकते हैं, दृष्टि से स्वाद ले सकते हैं, और भविष्य में अवश्य ही आपके आंगन जब पहुंचेंगे तब तो वो बात अलग होगी। हाँ, ये बात अलग है कि जहाँ पहाड़ों का तापमान बढ़ रहा है वहाँ तपते मैदानों में भी सेब का उत्पादन होने लगा है। ये भी अच्छी बात है। और ये जो नया कार्य, इनोवेटिव कार्य हिमाचल से ही शुरू हुआ कि मैदानी क्षेत्रों में बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे मैदानी क्षेत्रों में भी सेब का उत्पादन हो रहा है। और जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो डॉक्टर किशोर दुबे सर तक आवाज और उनकी आवाज आना महत्वपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और सेब और स्ट्रॉबेरी के बारे में आपने जो बोला वो बिल्कुल हकीकत है। अभी विदर्भ जैसे जहाँ पे 45-48 डिग्री टेम्परेचर होता वहां पे भी सेब लगने लगा है और स्ट्रॉबेरी की खेती होने लगी, तो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। जो बात हो रही थी, मेरा पहला तो सजेशन ऐसा है कि मैंने इसलिए हैंड रेज नहीं किया था क्योंकि जो सूचना थी कि भाई अभी जो आज के गेस्ट थे उनके संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछे जाए, तो उनके संदर्भ में तो कोई सवाल नहीं था। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत सूचना ऐसी है कि जब वक्तव्य हो जाता है, एक दो सवाल हो जाते हैं, उसके बाद में अगर सदस्यों को किसी और विषय पे बोलना है तो वो चर्चा करें, क्योंकि वो जब तक सूचना नहीं आती तब तक हैंड रेज होते नहीं। ये हमने कई बार देखा है और मैंने भी नहीं किया था। मैं आज जो चर्चा करना चाहता हूँ मुख्य अतिथि जी के संदर्भ में नहीं है, दूसरा विषय है कि हमारे यहाँ पे गत 2 दिन में 5 आत्महत्याएं हो गई है। विदर्भ की बात मैं बोलूं, और करीबन 1.5-2 माह में 250-300 फिर भी किसानों के सुसाइड हो गए। तो ये कोई जो सुसाइड वाला जो चक्र है वो रुक नहीं रहा। एक अब इसके संदर्भ में जो व्यवस्थाएं है वो व्यवस्था परिवर्तन वाली जो बात आती है, वो व्यवस्था परिवर्तन में जैसा कि मुख्य रूप से उसमें जो किसानों को कर्जे मिलने चाहिए उसमें 45% ही मिले हैं, बाकी लोगों को मिले ही नहीं है, जो आंकड़े आए हैं। दूसरा कि जो एमएसपी जो 8-10 दिन के पहले जाहिर किए हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो डिमांड की थी, गवर्नमेंट ने जो डिमांड की थी और केंद्र सरकार ने दी है, उसमें करीबन 40 से 50% का डिफरेंस है। तो निश्चित आमतौर पर लोग बोल रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र सरकार का जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी और उन्होंने गवर्नमेंट ने जो आंकड़े मांगे हैं उसके आधार पे एमएसपी नहीं दी गई है। तो अभी केंद्र सरकार की एमएसपी के हिसाब से यदि हम खरीद करते हैं तो हम तो लॉस में ही जाएंगे, 40 से 50% निश्चित रूप से जाएंगे। आंकड़ों के साथ में ये बातें कई जगह पे कही गई है और जी आदरणीय, हाँ वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये बात ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। और मेरा निवेदन यह है कि समय के अभाव में ये हम इसका जो ये सूचना है उस पर कोई आकलन करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि अब तो कुछ ही समय बचा हुआ है। इस पर आपके माध्यम से या अन्य कुछ सदस्यगण होंगे उनके माध्यम से इस ज्वलंत मुद्दे पर वार्तालाप हो, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं बीच में हस्तक्षेप करते हुए और क्षमा मांगते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, आदरणीय प्रणाली मराठी जी के पास पहुँचता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ
कि वो अपनी बात रखिएगा। ओम। आदरणीय सदन को सादर प्रणाम वंदन। आज की योग कक्षा तो बहुत सुंदर हुई। आज के चीफ गेस्ट आदरणीय ठाकुरदास जी, आपको शत शत नमन। आपके उत्तम मार्गदर्शन से तो हम सीधे हिमाचल के कुल्लू मनाली पहुंच गए। वो आनंद आपकी वाणी से हमें मिला। तो मेरा प्रश्न इतना ही था कि हमारे यहाँ से महाराष्ट्र से लोग इस बहुत गर्मी से ये होते हैं, परेशान होते हैं, तो कुल्लू मनाली में आते हैं। वहाँ बहुत ठंडक है इसके कारण। तो सच में वहाँ ठंडक है क्या बहुत, की गर्मी ही हो रही है? ये मेरा प्रश्न है। ओम प्रणाम। हाँ, आवाज नहीं आ रही है आदरणीय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ आपका माइक आप बंद है। जी ऐसा है जी, यहाँ जो ठंड का मुख्य कारण है यहाँ का ज्यादा जंगल। आप यहाँ देख रहे होंगे मेरे आसपास जंगल जंगल है। और ये पहाड़ दिख रहे होंगे तो जंगली जंगली नजर आ रहा है, आबादी कम नजर आ रही है। तो इसलिए यहाँ ठंड है, ठंडी हवाएं मिलती है, तभी सैलानी इधर आते हैं। हाँ, जो आज से 20-30 वर्ष पहले का जो मौसम है उसमें काफी बदलाव है, और उसके अपेक्षा आज कुछ ज्यादा गर्मी हो हमें महसूस होती हो, हमें, बाकी को नहीं। क्योंकि लोग सारी दुनिया से यहाँ आते हैं। भारतवर्ष को तो छोड़िए, दूसरे देशों से भी बहुत सारे सैलानी यहाँ आते हैं, पर्यटक आते हैं। और हमें बोला वो रास्ते में भी 2-2 घंटे रुकना पड़ता है, गाड़ी क्रॉस नहीं मिलता है, यहाँ जाम लगा रहता है। यहाँ की सड़कें अब तंग पड़ गई है। तो गर्मी तो होगी, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ेगी, जंगलों का कटाव हो रहा है, वो जंगल कुछ धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं, इसलिए भी गर्मी बढ़ रही है। विश्व तापमान बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग करके। तो गर्मी तो होगी जी। फिर भी जी हमारा जी निश्चित इलाका ही फिर भी ठंडा है। जी आदरणीय, निश्चित ही कुल्लू जो जैसे क्षेत्र है, मनाली जैसे क्षेत्र हैं, वो ठंडे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जब मौसम परिवर्तन हो रहा है तो हम जहाँ हैं वहाँ के तापमान को बढ़ता या घटता समझ सकते हैं। और उसका उदाहरण अभी मैं ये कहूँ कि भी मेरी माताजी पिताजी गांव में थे, वहाँ पे 22 से 28 डिग्री बढ़ गया था, 28 तक हो गया था। और जबकि हम देहरादून में थे तो यहाँ पे 42 और 43 डिग्री था। तो उनका कहना था ना, वहाँ से ज़्यादा यहाँ गर्मी बढ़ गई है, कहाँ 26 डिग्री और कहाँ 43 डिग्री। तो ये है कि तापमान बढ़ रहा है, और जो जहाँ हैं वहाँ तापमान के बढ़ते क्रम को महसूस कर रहे हैं, और उनके लिए वो थोड़ा असहनीय है निश्चित ही। और ये इस तरह से तापमान आगे बढ़ रहा है। मैं अब महाराष्ट्र से कोंकण क्षेत्र से वापस पहुंचता हूं, हिमाचल प्रदेश से होते हुए वापस वहीं जहां से हमने वार्ता शुरू की थी, आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी का हैंड रेस था। मैं पहुंचता हूं मध्य प्रदेश, छतरपुर। जी श्रीमान जी, सदन को नमन। मैंने देखा समय पूरा हो गया है, इसलिए मैंने हैंड रेज वापस कर लिया था। फिर भी आपको साधुवाद, आभार। मैं ज्यादा समय लेते हुए 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा। पहले जो दोहा है रामचरितमानस से, ये आदरणीय हमारे योग शिक्षक के लिए है, जिनका नाम राम कृपाल जी है। कौशलपुर वासी नारी नर, युवा वृद्ध और बाल, प्राणों ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल।
और दूसरी लाइन है आदरणीय हमारे ठाकुरदास जी के लिए जो मुख्यतिथि हैं। दिल प्रसन्न हो जाता है, दिल प्रसन्न हो जाता है, कितना भी हो मन उदास। हमारी योग कक्षा में जब सेव लेकर आ जाते हैं श्रीमान जी ठाकुरदास। ओम प्रणाम। क्या बात, निस्संदेह क्या जी। बात है। आगे जब कभी मौका लगेगा तो जरूर जरूर जरूर। पूरी और तैयारी है, सेब लाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है जी, सेटिंग जम रही है। पूरी सेटिंग, और ये सेटिंग ऐसी जम रही है जैसे फलों पर फूलों की पेड़ों पर फलों की सेटिंग, फूलों की सेटिंग, फलों की सेटिंग हो रही है। और मुझे आशा है कि जो आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब ने जो निवेदन किया था बारिश भेजने का, अवश्य ही आदरणीय हमारी आशु कवि हीरालाल कुशवाहा जी भाई साहब जी ने जो पंक्तियां बिखेरी हैं, उसके माध्यम से उनका संदेश और भी तेज मेघदूत की तरह बढ़ जाएगा और हिमाचल में बारिश होगी और हमें प्रसन्नता होगी लहरा तेज सेबों को देखते हुए। और ये भी मैं निवेदन करना चाह रहा था आज नए सदस्यों से कि ये बात कभी बहुत बार होता है कि जैसे हम हमारे प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन हम एक परिवार के सदस्य हैं और हमें अपने प्रश्नों की और सब्जेक्ट की, विषय की तासीर मालूम होती है। अगर हम उसी सब्जेक्ट पर बने रहें, क्योंकि हमें एक दूसरे सदस्य के बारे में, उनकी आबो हवा के बारे में, उनकी कृषि परिस्थिति के बारे में मालूम होता है, और अगर हम उन्हीं से संबंधित प्रश्न करें और विषय के इर्द गिर्द रहें तो और अच्छा रहता है, समय का भी अभाव नहीं होता और हम सिलसिले के साथ आगे बढ़ते हैं। इस तरह से जिन सदस्यों को बुलाया जाता है उन सदस्यों को भी खुशी होती है कि मेरे प्रश्न, मेरे विषय पर हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है, ट्रैक पे चल रही है। इसी कारण जो कार्यक्रम होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, गति मिलती है, गुणवत्ता भी फलवती होती है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि हम जिस विषय पर, जिस व्यक्ति के साथ आगे बढ़े तो उसी व्यक्ति के साथ हम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे आदरणीय हीरालाल कुशवाहा सर का एक तजुर्बा भी है और वो हंसी खुशी बिखेरते हैं, ऐसे हम हंसी खुशी बिखेरते रहें तो ये बारिश भी अवश्य समय पर आएगी, मौसम भी सुहावना होगा और हमें आने वाली दूसरी सब्जेक्ट के लिए भी समय मिलेगा और भरपूर हम उस पर चर्चा कर पाएंगे। और इस तरह से आज हमारे आदरणीय राम कृपाल पटेल जी ने बहुत सुंदर योग कराया और मन के संतुलन की बात की। उसी तरह से आदरणीय आज के मुख्य वक्ता आदरणीय ठाकुरदास जी ने कि प्रकृति के संतुलन की बात की, खेतों के संतुलन की बात की, और कुल मिलाकर आदरणीय सदस्यों ने शुभकामनाएं दी कि हमारी जो प्रकृति है, हमारी आबो हवा है, खुशनुमा रहे और हमारी जो पुरुषार्थ हैं वो सफल हों। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी आदरणीय सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हम पुनः अगली कक्षा में इसी तरह से जुड़ें, आगे बढ़ें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भावेत्। इस भाव के साथ योगाहार कार्यक्रम का आज यहीं विराम देते हैं और कुशल संचालन और सफल योगाचार्य जी